Good morning students. Today we are going to start civics new chapter number 3, electoral politics. Topics to be covered are introduction, Haryana state assembly elections, why elections, democratic elections, is this political competition is healthy, and merits and demerits of electoral process. Introduction. It is neither possible nor necessary for people to govern directly. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं है कि आज के टाइम पे हम लोगों को डायरेक्टली गवर्न करें, तो इसीलिए आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन फॉर्म या फेमस फॉर्म जो है चल रहा है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो आगे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट और रिजेक्ट लीडर्स और अ पॉलिटिकल पार्टीज. अब इलेक्शन जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है लोगों के हाथ में, जो कि क्या है, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अगर कोई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो उनको रिजेक्ट कर दे आने वाले वोट्स में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और इसका काम क्या है, कंट्री में इलेक्शंस करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना. Election Commission has taken a number of measures for electoral reforms, but still the lot more needs to be done. देखिए हम जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे काफ़ी जो है डर्टी गेम्स जो हैं वो चले जाते हैं, यानी खेले जाते हैं. ठीक है, मतलब उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. और इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए भी हैं, काफ़ी जो स्टेप्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो है वो उठाए भी हैं, लेकिन अभी भी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने के लिए काफ़ी काम जो है वो करना बाकी है. हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन. देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन का कि किस तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं. 1982 से हरियाणा में किसका रूल था, कांग्रेस पार्टी का रूल था, लेकिन द पीपल वेयर अनहैप्पी विद द कांग्रेस पार्टी. जो लोग थे वो अनहैप्पी थे. ठीक है, तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल जो कि ऑपोजिशन लीडर था, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे नया यूथ कहते हैं, एंड ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड लोकदल. उनकी जो न्यू पार्टी थी उसको लोकदल कहा जाता है. देवीलाल प्रॉमिस्ड. अब देखिए देवीलाल ने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेंगे, ही वेव्स द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. मतलब जो लोन्स है फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को, उनके जो लोन्स है उनको माफ कर देंगे. देवीलाल कंटेस्टेड इलेक्शन विद अदर ऑपोजिशन पार्टी. उन्होंने दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी उनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ा. ठीक है, लोग जो थे उनके प्रॉमिस से अट्रैक्ट थे, सो जो वोटर्स थे दे वोटेड इन द फेवर ऑफ लोकदल. अब लोग जो थे अट्रैक्ट थे, उन्होंने वोट किया, तो इस तरह क्या हुआ कि लोकदल एंड इट्स पार्टनर वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. और 90 सीट्स में से 60 सीट्स जो थे वो क्या मिली, लोकदल को मिली. इसीलिए लोकदल हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली, उन्हें मेजोरिटी मिल गई. और द न्यूली इलेक्टेड एमएलएस, मतलब जो एमएलएस थे, उन्होंने क्या किया, अपने में से किसको लीडर बनाया, चौधरी देवीलाल को लीडर बनाया. और गवर्नर ने क्या किया, चौधरी देवीलाल को, क्योंकि वो लीडर थे उस पॉलिटिकल पार्टी के जिनको मेजोरिटी वोट मिले, उनको इनवाइट किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर. और जैसे गवर्नमेंट जो बनी उनकी चौधरी देवीलाल की, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया और वो जो लोन्स थे उनको माफ कर दिया. हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years. 4 years तक उनकी पार्टी जो है वो रूल करती रही हरियाणा में. लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन जो हुए 1991 में, उसमें क्या हुआ, पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, द कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शन. और उस टाइम पे जो लोकदल पार्टी जो थी चौधरी देवीलाल की, उन्हें कोई ज्यादा मतलब वो मिले नहीं, सपोर्ट नहीं मिला, और नेक्स्ट पार्टी कौन सी बन गई, कांग्रेस की बनी. तो पॉइंट्स एमर्ज फ्रॉम हरियाणा इलेक्शन स्टोरी. अब हमने हरियाणा इलेक्शन स्टोरी से क्या समझा कि जिस पार्टी जो है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिलती है उसके लीडर को गवर्नर जो है वो इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड ही बिकेम्स द चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर बनता है. और अगर इफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द रूलिंग पार्टी दे कैन वोट अगेंस्ट इट इन नेक्स्ट इलेक्शन. अगर देखिए पहले कांग्रेस पार्टी थी, लोग हैप्पी नहीं थे, उन्होंने लोकदल को
वोट किया, फिर लोकदल से हैप्पी नहीं हुए तो कांग्रेस को वोट कर दिया। तो इलेक्शन कैन लेड टू चेंज इन द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। इस तरीके से इलेक्शन जो है उन्होंने गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज में चेंज किया। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू अट्रैक्ट वोटर्स बाय मेकिंग वेरियस प्रोमिसेस। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो वोटर्स है उनको अट्रैक्ट करती है इलेक्शन के टाइम पे कई तरह के प्रोमिसेस करके। अब वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है? अब देखिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री है चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वहां पर इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस है क्या? द प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इलेक्शन। यानी जिस प्रोसेस से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे, तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। अब चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब हम कैसे माने कि वहां पर इलेक्शंस हैं? देखिए, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, पर उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। हम इंडिया के जो इलेक्शंस है उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होना चाहिए? इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए, सबको इक्वल राइट है वोट करने का। फ्री कंटेस्ट अमंग पार्टीज एंड वोटर्स राइट टू चूज, ठीक है, एक मतलब वोटर्स को राइट टू चूज होना चाहिए। वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए और वोटर्स जो हैं वो उसमें चूज कर सके, ये नहीं कि एक ही पार्टी दिया और उसी को वोट करी जाओ। राइट टू चूज एट रेगुलर इंटरवल, और एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स हैं, ठीक है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस का, तो एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए जब जो वोटर्स है उसको चूज कर सके। प्रेफर्ड कंटेस्टेंट इज इलेक्टेड, ठीक है, जो कंटेस्टेंट हमें चाहिए, ठीक है, हमने जिसको वोट दिया है वो ही जो है इलेक्ट होकर आए। इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, और इलेक्शन जो है उसमें किसी भी तरह का मतलब फ्री और फेयर होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए किसी को, या किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। अब वोटर्स को इलेक्शन के टाइम पे काफी चॉइसेस मिलती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो चूज करते हैं कि कौन उन पर लॉ बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वोटर्स जो है वो इलेक्शन के टाइम पे चूज करते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, और जो गवर्नमेंट बनाएगा वही क्या करेगा? मेजर डिसीजन लेगा, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। मतलब इलेक्शन के टाइम पे वोटर्स चूज करते हैं कि किसकी पॉलिसीज बनेंगी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन लॉ बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इज दिस पॉलिटिकल कंपटीशन हेल्दी? देखिए, हम इलेक्शंस के टाइम पे देखते हैं कि कंपटीशन चल रहा होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। तो क्या ये पॉलिटिकल जो कंपटीशन है क्या ये हेल्दी है, या मतलब क्या ये सही है? अब इसके पॉलिटिकल कंपटीशन के क्या डीमेरिट्स निकल के आते हैं? इट लेड्स टू डिसयूनिटी, इट लेड्स टू डिवीजन अमंग पीपल। मतलब ये क्या करती है? लोगों में डिसयूनिटी करती है, मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं करती है। हम देखते हैं पॉलिटिकल जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये डिसयूनिटी क्रिएट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट यूज चीप एंड डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। मतलब इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो है वो किसी भी ट्रिक से, ठीक है, जीतना चाहती है, इसीलिए वो एक दूसरे पे किसी भी तरह के जो मतलब एलिगेशंस हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चीप और डर्टी ट्रिक्स जो है वो यूज करते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीत जाए। गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। अब देखिए, कोई जेन्युइन जो लोग हैं जो कि सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, वो क्या है, इन सभी चीजों को देखकर वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहते, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड सेंसिबल पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। अब देखिए, एक सरकार ने कोई मतलब वो पॉलिसी बनाई है, अगर वो पॉलिसी मान लो कि देश के लिए सही है, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो क्या करती है, उस पॉलिसी को चेंज कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब हम अपनी पॉलिसी बनाएं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी लॉन्ग टर्म और सेंसिबल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो सकती। तो ये डीमेरिट्स हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हुए, ठीक है। इलेक्शंस आर गुड बिकॉज दे फोर्स द रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। अब इलेक्शंस गुड है क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसको गुड परफॉर्म करने के लिए। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट इट विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर इफ इट डज नॉट परफॉर्म एज द पीपल एक्सपेक्टेड। क्योंकि रूलिंग पार्टी को पता होगा कि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट वोट में क्या होगा,
नेक्स्ट इलेक्शन में लोग वोट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सही। इट फोर्स पार्टी एंड लीडर्स टू परफॉर्म, सो कॉम्पिटिशन इज गुड। देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, कॉम्पिटिशन चला आ रहा होता है, ठीक है, क्या दिखाने का, कि अच्छा दिखाने का, कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो गुड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कंपटीशन होता है फर्स्ट रैंक आने के लिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तभी फर्स्ट आओगे। तो ठीक वैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है कंपटीशन है, इसीलिए वो परफॉर्म करती है। इट फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर चाहे ना चाहे, लेकिन उन्हें फोर्सली क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, टू सर्व द पीपल। अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, तो उनको पता है कि नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे उनको वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए चाहे ना चाहे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को लोगों के लिए काम करना पड़ता है। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। रीड पेज नंबर 34 to 38 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस video. Thank you students and have a nice day.